कि ऐसा नहीं कि आप जिस फील्ड में बस उसी फील्ड के बारे में जानो, है ना। जैसे आप सिर्फ काउंसलिंग के बारे में जानोगे तो इससे हर प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती है ना। हो सकता है किसी इंसान को किसी थेरेपी की ज़रूरत हो, स्पेशल थेरेपी की ज़रूरत हो, है ना। तो इसलिए हमें अपने फील्ड से थोड़ा आगे इधर उधर की भी जानकारी रखनी पड़ती है। इस तरह नाटक चिकित्सक बेहतर बदलाव लाने और भीतर एवं बाहर सामंजस्य सृजित करने में क्लाइंट की हेल्प कर सकती है। उनके सोचने के तरीके, उनके संवेगों, इमोशंस और फीलिंग, व्यवहार, इन सब पे काम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पहलू ध्यान देने लायक है। पहला है कि नाटकीय प्रक्रियाएं जो नाटक के खेलों, भूमिका यानी किसी चीज का रोल करना, है ना, रोल प्लेइंग करना, तात्कालिक प्रदर्शन, ठीक है। कथानक यानी नाटक में कभी कभी कथाएं भी बताई जाती है, जैसे वही हमने बताया भी रामायण की, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। फिर उत्पादक, कठपुतलियों, मुखौटों खेल, देखो अभी हमने बात की ना, तो इसमें भी वही कहा गया कि कठपुतलियों का खेल, ठीक है। मुखौटा यानी कि रोल प्ले करना, नाटक करना, जैसे किसी हीरो हीरोइन का नाटक करना या किसी की छवि बना लेना, ठीक है, कि रावण का क्या रोल था, कृष्ण का क्या रोल था, है ना। जन्माष्टमी के टाइम भी बहुत सारी बाल खेलाएं होती है ना, ये सब चीज़ें भी। फिर नाटक चिकित्सा के चरण, तो इनके कितने चरण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। नाटक समूह में किया जाता है। नाटक जो है किसी एक पर्सन के थ्रू नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्रामा जो है ग्रुप वाइज किया जाता है, 2-4 लोगों का ग्रुप है या फिर 10-15 लोगों का। जैसे पूरी रामायण में बहुत सारे लोग थे, तो रोल प्ले करने के लिए सिर्फ एक इंसान तो बार बार रोल नहीं कर सकता ना, उसके लिए हमें ग्रुप में करना पड़ता है। इसलिए नाटक प्रक्रियाओं और उत्पादों के साथ साथ समूह निर्माण और कामकाज के सिद्धांतों पर भी विचार किया गया है। ऋणी नाटक चिकित्सा में 5 चरणों को इंगित करती है। ऋणी जो है वो नाटक चिकित्सा में 5 तत्वों के बारे में बताती है। नाटकीय नाटक, पहला है हमारा नाटकीय नाटक। समूह के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना, विश्वास, ट्रस्ट बिल्ड करना और सामंजस्य यानी स्थिरता बनाए रखना, एक साथ होकर उनको काम करना है, इस बात का उनको ज्ञान होना चाहिए। इस तरह समूह एक समूह के सद्भाव में विकसित होते हैं, ठीक है। नाटकीय नाटक में आता है हमारा ग्रुप में आपको काम करना है, तो उसमें आपका ट्रस्ट होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे के कार्य को अच्छी तरह से समझना होगा। फिर दूसरा आता है दृश्य कार्य, ठीक है। समूह नाटक करना जारी रखता है और नाटक में अपने कौशल में सुधार करने का लक्ष्य होता है। उनके लिए यह जरूरी है कि वे सहज हो और नाटक से संबंधित विभिन्न कौशल और तकनीकें सीखें, कि आपका जो नाटक है वो किस विषय में और उसमें आपको क्या करना है। फिर तीसरा हमारा आता है भूमिका निर्वाह। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आपको भूमिका निभाना है, आप किसकी भूमिका निभाने वाले हैं उसके बारे में आपको पूरा उसकी पूरी कहानी, है ना, जन्म से रिलेटेड हर चीज आपको जानने की जरूरत है। चौथा हमारा आता है क्रियाओं का समापन। इस चरण में व्यक्तिगत समस्याओं पर कार्यवाही की जाती है, कि क्या प्रॉब्लम आई है उस पर हमको क्या कार्यवाही करनी है उसके बारे में। लास्ट आता है नाटकीय क्रिया पद्धति। इससे सार्वजनिक प्रदर्शन या सामूहिक क्रिया पद्धति के माध्यम से समूह के काम के समापन का संकेत मिलता है, ठीक है। कि जब आपने इस चीज को सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया, सार्वजनिक यानी कि लोगों के सामने, है ना, समाज के सामने जब आपने प्रदर्शन किया तो उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है, अब इसको इंड कैसे करना है, खत्म कैसे करना है नाटक को, तो उस चीज के बारे में, ठीक है। फिर आता है नाटक चिकित्सा में मुख्य संकल्पनाएं। तो ड्रामा थेरेपी में क्या संकल्पनाएं होती है। पहला, संक्रमण स्थान। नाटक चिकित्सा में स्थान एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, कि किसका क्या स्थान होगा। काल्पनिक स्थान को इंगित करता है, जो कि क्लाइंट और नाटक के संदर्भ में निर्मित काल्पनिक स्थान को इंगित करता है, जो कि क्लाइंट और चिकित्सक के बीच विश्वास और आराम के मूल सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चिकित्सक और क्लाइंट के बीच जो है वो हमारा एक स्थान होता है, जिसमें पहले हमको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और कंफर्टेबल करना होता है, यानी कि आराम देना होता है। फिर आता है यह संक्रमण स्थान, यह संक्रमणकालीन स्थान क्लाइंट की भीतरी समस्याओं को बाहर लाने की भूमिका निभाता है, ठीक है। उनके अंदर जो महसूस हो रही है उसको बाहर लाने की कोशिश करता है। दूसरा आता है रूपक। रूपकों के उपयोग से संवेगों, विचारों और व्यवहार की अलग अलग व्याख्या करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए अलग अलग चित्रों के माध्यम से अलग अलग संवेगों का प्रतीक रूप से दर्शाया जा सकता है। जैसे हवा से लहराते पैर से खुशी को दर्शाया जा सकता है। अच्छा, ये जो इमोशंस की बात किया है, तो ये हमारा एक इमोशन से रिलेटेड एक बुक है, इसमें आप देख सकते हो। BPCC 132 का ये बुक है। इसमें आप अलग अलग तरह से इमोशन देख सकते हो। जैसे हमारी इमोजी होती है फोन में,
है ना। व्हाट्सएप वगैरह में आपको इमोजी देखने को मिलती है। इमोजी में जो है ना कान नहीं होते, क्योंकि कान हमारा कोई इमोशन नहीं दिखलाता, ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन दिखला रहा है। ये देखो, ये एकदम गुस्सा है, चिढ़ा हुआ है ना। ये ऐसे आईज ऊपर किया हुआ है, फिंगर रखा हुआ है चिक के पास, है ना, यानी कि ये कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी तरह से इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ये रोने की कोशिश कर रहा है। ये देखो एकदम गुस्से में है ना, ये आपको चिढ़ा रहा है। तो इस तरीके से हमारे इमोशंस जो है ये पिक्चर के थ्रू हमें दिखलाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारा नाटक थेरेपी में भी है, रूपक वाले पार्ट में, ठीक, कि संवेगों और विचारों और व्यवहारों की अलग अलग व्याख्या करने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे अलग अलग, जैसे पेड़ के पत्ते जो है अगर हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि वेदर हमारा बहुत तूफानी है, या फिर ऐसा होता है कि इंसान बहुत खुश है ना। और वहीं कोई चीज़ टूटता हुआ दिखलाया जा रहा है, या फिर भूकंप टाइप का, है ना, या फिर गाड़ी वाड़ी है बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है, तो वो खतरा का भी साइन हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिर आता है सुदृढ़ मूर्त रूप देना। यह एक ऐसी तकनीक है जो क्लाइंट के शरीर या उपयोग करके अमूर्त को साकार रूप देती है। मूर्त रूप देने के पुराने अप्रभावी या दोषपूर्ण व्यवहारों को दिमाग से निकालना और नए प्रभावी स्वस्थ व्यवहारों का अनुभव करना शामिल है। सुदृढ़ मूर्त में हमारे जो पुराने बिहेवियर है उसको नए बिहेवियर में चेंज करना और पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करना काम है। फिर आता है नाटकीय प्रक्षेपण। यहाँ क्लाइंट अपने भीतरी विचारों या भावनाओं को पेश करता है, कि वो अंदर जो महसूस कर रहा है उस चीजों को सामने रखता है अपने काउंसलर और थेरेपिस्ट के। ठीक है, तो ये हमारा नाटक चिकित्सा के संकल्पनाएं भी कंप्लीट हो गया। 4 संकल्पनाएं थी। पहला था संक्रमण स्थान, ठीक है, जिसमें क्लाइंट को कंफर्टेबल किया जाता है। दूसरा आता है रूपक, उनके विचार कुछ चित्रों के द्वारा दिखाए जाते हैं। फिर आता है सुदृढ़ मूर्त रूप देना, ठीक है, इसमें कुछ तकनीकें अपनाई जाती हैं कि उनके जो बिहेवियर है, जो नेगेटिव बिहेवियर है, उनको चेंज करना। फिर लास्ट हमारा आता है नाटकीय प्रक्षेपण। इसमें क्लाइंट के जो अंदर विचार चल रहे हैं, भावनाएं हैं, उनको बाहर क्लाइंट पेश करता है। ठीक है, फिर आता है नाटक चिकित्सा की तकनीकें। अब इसमें तकनीकें क्या क्या यूज होती हैं। पहला है हमारा अनौपचारिक होना या औपचारिक प्रस्तुति शामिल करना। फिर आता है कथानक यानी स्क्रिप्ट होना या स्क्रिप्ट नहीं होना। ठीक है, स्क्रिप्ट भी बना सकते हो और स्क्रिप्ट नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों चीजें हैं। फिर आता है क्लाइंट किसी बाहरी चरित्र और भूमिका निभाता है या सीधे उसके जीवन का अभिनय करता है। क्लाइंट जो है किसी और दुनिया का या किसी और स्टोरी का पार्ट बन सकता है, या फिर वो स्वयं अपने जीवन की कहानी आपको बता सकता है। नाटक चिकित्सा की कुछ तकनीकें और बताई गई है। पहला है रचनात्मक और सहजता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चिकित्सक का उद्देश्य आमतौर पर यह है कि प्रतिभागियों को उनकी रचनात्मक प्रकृति को विकसित करने दिया जाए, कि वो जो अगर कोई वो कलाकृति कर रहे हैं, वो खुद से कुछ बना रहे हैं, स्पेशली जैसे ड्राइंग थेरेपी में या आर्ट थेरेपी में वो कुछ अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना, उसको समझने की कोशिश करना और उसको प्रोत्साहित करना है कि वाह आपने बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग बनाई है ना। या फिर कुछ अलग तरह का वो नाटक कर रहे हैं या अलग तरह का वो ड्रामा कर रहे हैं, तो उसमें उसको सपोर्ट करना। ठीक है, ये नहीं कि हमने तो आपको ये ड्रामा करने को बोला था, ये वाला डांस करने को बोला था, ठीक है, या इस तरह की म्यूजिक बोला था, पर आपने तो कुछ उल्टा ही कर दिया, ये क्या कर दिया है ना। तो ऐसा नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। फिर आता है भूमिका निभाना। ग्राहकों या प्रतिभागियों को स्वयं का अभिनय करने या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या आप अपना रोल भी कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे उस चीज के बारे में बता सकते हो, या फिर किसी आपका जो फेवरेट पर्सन है उसके बारे में भी बता सकते हो, या कोई आपका ड्रामा पसंदीदा है उसके बारे में। फिर आता है कथानक भूमिका यानी स्क्रिप्ट रोल। कोई स्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको रोल करना होगा। फिर आता है तत्काल भूमिका। कई बार अभिनय बिना अधिक योजना, मतलब ज्यादा प्लानिंग के बिना ही कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रामा करने लगते हैं। तो उस चीज के बारे में बताया गया है कि अगर सडनली उसको कोई ड्रामा करना पड़े तो उसके लिए भी उसको तैयार रहना चाहिए। फिर आता है भाषण और कहानी सुनना। ठीक है, इस तकनीक में प्रतिभागी यानी कि क्लाइंट जो है अपने जीवन की कहानी बताने की इच्छा व्यक्त करता है। अगर वो चाहता है कि वो अपने जीवन की कहानी बताए कि उसकी पास्ट क्या थी या वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जो भी स्टोरी हो, तो उसको अगर वो अपनी इच्छा प्रकट करता है तो उसको आपको सुनना
ठीक है, ये भी इसकी तकनीकों में आता है। फिर आता है प्रक्षेपण नाटक, प्रोजेक्टिव प्ले। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। इसका आमतौर पर बच्चों और वयस्कों की विकासात्मक कठिनाइयों के संबंध में उपयोग किया जाता है। बच्चा नाटक और खेल के माध्यम से बाहरी दुनिया के प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कभी कभी जो बच्चे हैं रोल प्ले करके अपनी बाहरी दुनिया को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया को ऐसे समझ रही है, ऐसे देखने चाहते हैं। ठीक है, या जो लोग हैं, अगर कोई बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करता है या बुली करता है ना, उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो उस चीज को भी बच्चा जो है खेल के और गेम के थ्रू प्रकट करने की कोशिश करता है। फिर आता है अभिनय करना यानी एक्टिंग आउट। इसमें परिणामों का सामना किए बिना किसी सुरक्षित स्थान पर नकारात्मक व्यवहार करना शामिल है। ठीक है, किसी सुरक्षित स्थान पर, याद रखना, किसी सुरक्षित स्थान पर नकारात्मक व्यवहार करना शामिल है। इस तकनीक का उपयोग व्यसनी व्यवहारों के लिए किया जाता है। वे अपने परेशान करने वाले व्यवहारों को अभिनीत कर सकते हैं और अपने व्यवहार को देख सकते हैं और इन व्यवहारों पर आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने व्यवहार के बारे में सोचने में मदद मिलती है कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर जैसा वो सोचते हैं सच में ऐसी दुनिया है, या सच में वो जैसा सोच रहे हैं वैसे वो है, या वो अपनी सोच से परे है यानी सोच से भी ऊपर है। रोगी कुछ पुराने अनुभवों को भी अभिनीत कर सकते हैं और इन पहले के अनुभवों के इर्द गिर्द के द्वंद्वों को हल कर सकते हैं। ठीक है, द्वंद्व के बारे में पिछले यूनिट 8 में तो हमने पढ़ा ही है। फिर आता है मास्क। मास्क का उपयोग यानी मुखौटा, ठीक है, नाटक में उपयोग की जाने वाली अन्य तकनीक है। मास्क प्रतिभागियों को उन भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने में हेल्प करता है जिन्हें वे अन्यथा व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। ठीक है, कोई वो मुखौटा लगा करके खुद को अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये अधिक सुरक्षित, इसमें वो क्या है, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हाँ, हमको कोई जानेगा नहीं कि मैं एक्चुअल में क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो वो फील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो नाटक नहीं करेंगे, वो अलग तरह से। ठीक है, जैसे किसी दुविधा में हो या फिर कोई सपना, जैसे सपने में उन्होंने ऐसा सोचा। तो लो हमारा यूनिट 9 भी कंप्लीट हो गया है, ब्लॉक 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नृत्य, मूवमेंट, ड्रामा एंड डांस करके नेक्स्ट हम यूनिट 10 करेंगे। थैंक यू।